शी जिनपिंग और पाकिस्तान आर्मी के बाद राहुल गांधी इस देश का सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। मैं हमेशा से मानता हूं कि भाजपा के हर पोस्टर में बीच में सबसे बड़ा मोदी का होना चाहिए, साइड में जितना बड़ा अमित शाह का है उतना ही राहुल गांधी का साइड में होना चाहिए, क्योंकि ये बीजेपी के बहुत बड़े एसेट हैं। जी जी। अभिजीत, पर जर्नलिज्म जो हम कहते हैं एक हमारी डेमोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, लेकिन जिस तरह आजकल की जर्नलिस्ट हम देखते हैं बीजेपी को फुल सपोर्ट किए जा रहे हैं, क्या सच में बिक चुके हैं जर्नलिज्म भी बीजेपी सरकार के? क्योंकि देश में स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन से ही चलता है। देखिए, जब तक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नहीं था, कांग्रेस ने देश को बर्बाद करके रखा था। जैसे ही स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन आना शुरू हुआ, तभी से इकोनॉमिक पॉलिसी सब कुछ अच्छे से हो रहे थे। नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफली टॉक्स। मैं हूँ राव्या सारडा और इलेक्शंस आ रहे हैं और कैसे कैसे हो सकता है कि इलेक्शंस आ रहे हैं और हम इलेक्शंस की बात ना करें। लेकिन आज हमारे साथ ये इलेक्शंस के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं नन अदर देन दी अभिजीत अय्यर मित्रा। ये See, yes. Yay! It's like we won, right? वैसे सीरियस क्वेश्चन, आपको और कोई नहीं मिला इलेक्शन के बारे में बात करने के लिए? मेरे 9 out of 10 इलेक्शन प्रेडिक्शंस गलत होते हैं, पता है? ना, but वो one. हाँ, वो जो 1% होता है ना, वो बहुत तगड़ा होता है। हाँ, so वो 1% के लिए हम ये पॉड कर रहे हैं। हाँ, ठीक। जैसे I predicted in 2016 that Trump was going to win. जब सब बोल रहे थे जीतेगा नहीं, क्योंकि उस बार मैं वॉशिंगटन में था, like I was driving from the east coast to the west coast. तो I picked up on certain undercurrents, ठीक है? फिर क्या हुआ कि 2020 में मैंने प्रेडिक्ट किया था वो फिर से जीतेगा। टेक्निकली ही वन, उससे इलेक्शन चोरी किया गया। इस बार भी वो उससे इलेक्शन चोरी करेंगे। इस बार भी बंदा जीतेगा पर वो उससे इलेक्शन चोरी करेंगे। वैसे मैंने बंगाल का भी असेंबली इलेक्शन में प्रेडिक्ट किया था कि ममता बनर्जी 2/3 लेंगी और वही हुआ। सब बोल रहे थे नहीं होगा, बीजेपी बहुत ये। इसीलिए हमने आपको बुलाया, क्योंकि इलेक्शंस प्रेडिक्ट करने वाले काफी लोग हैं जो प्रेडिक्ट करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि कौन जीतेगा, लेकिन जैसे कहते हैं ना, टूटी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार हमेशा सही वक्त दिखाती है। वैसे ही है, तो यही चल रहा है। करेक्ट। सो कमिंग टू द क्वेश्चन, हम देखते हैं कि आजकल जैसे इलेक्शंस का माहौल है, हम ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी हर जगह जाके कैंपेनिंग कर रहे हैं, जो उनके टैक्टिक्स है वो अपना रहे हैं, विच इज लाइक कभी कूली बन जाते हैं, मंदिर जा रहे हैं, जनेऊ उदाहरण कर लेते हैं और जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोलते जा रहे हैं और अपने ही इसमें फंसते जा रहे हैं। गिवन एन अपॉर्चुनिटी, मान लीजिए कभी आपको एक चांस मिला कि उनसे जाकर पूछें, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे बताएं, अगर उनसे बात करने का मौका मिला तो व्हाट विल बी द क्वेश्चन दैट यू आस्क हिम? मैं वो अपॉर्चुनिटी लूंगा ही नहीं, मैं उनसे मिलूंगा ही नहीं, क्योंकि बहुत आसान सी बात है, ये बंदा सुनता नहीं है किसी की बात। मेरे कई सारे दोस्त हैं जो उनके भी बहुत ही निकटतम थे एक जमाने में, सब ने उनको एडवाइस करने की कोशिश की। ठीक है, मैं तो ओपनली बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, पर ये लोग कट्टरपंथी कांग्रेस थे, और जब भी उन्होंने उनको एडवाइस करने की कोशिश की, ये बंदा उनको कट आउट कर देता था। यानी कि ही स्टॉप पिकिंग अप देयर फोन्स, मैसेज रिप्लाई नहीं करता था, he doesn't want to take advice. हाँ। एंड इसको लगता है कि भाई अगर तुम इसको नहीं बोलोगे जो वो सुनना चाहता है, तो तुम होगे ही कोई बीजेपी का कमबख्त इंसान, ट्रेटर, व्हाटएवर। सो इसके साथ ना बात करना ही मेरा टाइम बर्बाद होगा, सबका टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, ये सुनता नहीं है। इसके खुद अभी भी इसके कांग्रेस वाले लोग हैं जो जब भी ये कुछ ना कुछ बोलता है वो ऐसे करके बैठ जाते हैं। हाँ, कि क्यों बात शुरू की। बट उनको अपना राज्यसभा सीट चाहिए, उनको अपना लोकसभा सीट चाहिए, तो मुंह नहीं खोलते हैं। और उनको पता है कि इस बच्चे को अगर किसी ने कुछ जो ये सुनना नहीं चाहता है बोल दिया, तो वो he is very vindictive that way. Vindictive को हिंदी में क्या कहते हैं? I don't know the proper word. यानी कि जो उसको महसूस हुआ है वो सालों तक निकालते रहेगा आप पे। Okay. खुन्नस। तो that.
तो इसमें मेरा अभी होप है, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री, क्योंकि देश में स्ट्रांग ऑपोजिशन से ही चलता है. देखिए, जब तक स्ट्रांग ऑपोजिशन नहीं था, कांग्रेस ने देश को बर्बाद करके रखा था. जैसे ही स्ट्रांग ऑपोजिशन आना शुरू हुआ, तभी से इकोनॉमिक पॉलिसी सब कुछ अच्छे से हो रहे थे. स्ट्रांग ऑपोजिशन अब नहीं है. ठीक है, पॉलिसी अभी के लिए अच्छा चल रहा है, पर कल परसों पता नहीं पॉलिसी का क्या होगा. इसीलिए स्ट्रांग ऑपोजिशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. इस बंदा जब तक कांग्रेस पार्टी के हेल में है, तब तक स्ट्रांग ऑपोजिशन नहीं हो सकता है. अब शायद इसके बदलने पर भी कांग्रेस का फॉर्च्यून रिवाइव नहीं हो सकता है, बट जब तक ये बंदा है पॉलिटिक्स में, तब तक ऑपोजिशन कुछ भी नहीं कर पाएगा इस देश में. एंड व्हाट डू यू डू? आई मीन, करने का कुछ अब है ही नहीं अभी ऑपोजिशन के लिए. आप देखिए ऑपोजिशन में हो क्या रहा है. कोई सीट शेयरिंग हो रहा है? नहीं. कुछ ये सब बोल रहे हैं सीट शेयरिंग हो गया, सो हो गया. अनाउंस तो करो कि कौन सा सीट शेयरिंग हुआ है. सो इसमें ना कुछ मेरे को नहीं लग रहा है ये कहीं पे जाने वाला है. But you know, I was talking to a dear friend who's also into politics. वो बता रहे थे कि जैसे ये मीम्स वगैरह बनते हैं ना, सो कॉल्ड मीम्स, जहाँ राहुल गांधी को पप्पू वगैरह बुलाया जाता है. So he said he is not पप्पू, he is dangerous. People are not aware about it. This is the other side of Rahul Gandhi. Is that true? That is 100% true. He is probably the most, मैं बोलूँगा कि शी जिनपिंग और पाकिस्तान आर्मी के बाद राहुल गांधी इस देश का सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है. इतना एक इर्रेस्पॉन्सिबल बंदा जी, जो अपने टारगेट को हासिल करने के लिए देश जला डालेगा, वैसे हमको मिला नहीं है. इधर ही हमको सेपरेट करना है कि ये बंदा कितना डेंजरस है टू द पॉलिटिकल रेटरिक. ये जो पप्पू का जो रेटरिक है, ये पॉलिटिकल रेटरिक है. देखिए, जब हम स्टार वॉर्स देखते हैं, उसमें जो विलन होता है ना, उसकी भी एक शान होती है, पता है. जैसे मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो, ज्यादा लोग मोगैम्बो को याद करते हैं रादर देन मिस्टर इंडिया, क्योंकि मोगैम्बो उस किस्म का विलन था, बहुत सीरियस विलन था. उससे लोग डरते थे और सब ये करते हैं मोगैम्बो खुश हुआ, और वो अंगूठी लगा के ये ठक 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 करना. बट कोई भी एक जोकर हीरो को सीरियसली, जोकर को सीरियसली नहीं लेता है. तो बीजेपी ने बहुत इंटेलिजेंटली किया है कि जो असली में जो मोगैम्बो है, उसको उन्होंने चुनमुन लाल बना दिया है, या पप्पू इन दिस केस बना दिया है, which is political genius. You take a serious threat and turn him into a joke. क्योंकि कोई भी जोक को वोट नहीं देता है. है ना. आप देखेंगे कि हिंदी पिक्चरों में कितने सारे हास्य एक्टर थे. वो क्या टुनटुन जी थी, और कौन है, असरानी है. हाँ. और हाँ, सो नन ऑफ देम उनको इलेक्शन नहीं जीत पाते. आपको या तो सीरियस हीरो चाहिए या तो सीरियस विलन चाहिए इलेक्शन जीतने के लिए. इन्होंने तो इसका कार्टून ही बना के छोड़ा है, जो अच्छी बात है. इट इज अ गुड थिंग. तो इसीलिए हमको ना जो असली इसका जो खतरा है उससे, और जो पॉलिटिकल रेटरिक अराउंड हिम है, वो अलग है. बिकॉज ऑल डिक्टेटर्स, अगर आप देखेंगे, कई सारे डिक्टेटर हैं जो क्रिटिसिज्म टॉलरेट करेंगे पर कैरिकेचर नहीं टॉलरेट करेंगे. यानी कि अगर आप एक बहुत ही कठोर तानाशाह हैं, मैं अगर आपको आके बोलूं कि देखिए सर आपने ये सब गलत किया है, वो कई कबार मान भी लेंगे. पर अगर मैंने बोला ए तो कितना कार्टून है रे मोटा गंजा, सीधे गोली से उड़ा दिए जाओगे. वो हास्य कभी टॉलरेट नहीं कर सकते. पप्पू को एक हास्य बना दिया गया है. सो दैट इज, इट्स अ गुड थिंग. इट्स अ फैंटास्टिक स्ट्रेटजी ऑफ डीलिंग विद. एंड ही इज एन एसेट टू बीजेपी. अरे मैं कब से बोले जा रहा हूँ, ये मोदी जी और अमित शाह जी बीजेपी के नंबर 1 और 2 कैंपेनर हैं. राहुल गांधी बीजेपी के नंबर 3 कैंपेनर है.
मैं हमेशा से मानता हूं कि भाजपा के हर पोस्टर में बीच में सबसे बड़ा मोदी का होना चाहिए, साइड में जितना बड़ा अमित शाह का है उतना ही राहुल गांधी का साइड में होना चाहिए, क्योंकि ये बीजेपी के बहुत बड़े एसेट हैं। जी जी। अरे अमित शाह ने तो बोला है खुद, मैं पिछले 5-6 साल से जो बोला हूं, अमित शाह ने कबूल किया है एक इंटरव्यू में कि राहुल गांधी हमारे एसेट है। ये जो टैक्टिक्स कांग्रेस फोर्सफुली क्यूरेट करती है, अपने आप को प्रेजेंट करती है, जो भी कर रही है, जितनी भी यात्राएं हैं या व्हाटएवर वी स्पोक अबाउट, उनको ऐसे सच में लगता है कि दैट विल मेक देम विन? राहुल को तो लगता है। देखिए इसीलिए आप खतरनाक भी हो सकते हैं जी, पर अगर आप गलत जगह पे हैं तो आप किसी के लिए खतरा नहीं है। देखिए मगरमच्छ स्विमिंग पूल में खतरा है, वही मगरमच्छ आप राजस्थान के रेगिस्तान में डाल दो, वो किसको कहाँ खतरा है? अगर पास में 100 लोग नहीं हैं तो किसी के लिए खतरा नहीं है। तो ये बंदा है जो असली में बहुत खतरनाक है, और उसको जिस एनवायरनमेंट में रखा गया है जी, उसमें ही कैन डू नथिंग। सो इन हिज माइंड ही थिंक्स ही इज वेरी पोटेंट, बट इन रियल लाइफ ही इज नॉट। क्योंकि ये जो स्कीम जो चला रहा है, देखिए राहुल किस चीज की बात कर रहा है? कास्ट के बारे में, माइनॉरिटी के बारे में, वनवासी, अब उसने बोला है आदिवासी वनवासी का आज का लेटेस्ट गूफ अप है। ये इसको पता भी नहीं कि वनवासी होता क्या है, ठीक है? और ये सब करने के बावजूद इसको लगता है कि इसका बहुत ये चल रहा है, क्योंकि उस पूरे क्राउड को पैसा देके, बिरयानी देके, ये सब देके बुलाया गया है, इसको भाई ताली बजाओ। तो इसको कोई बताता ही नहीं कि भाई तू क्या बकवास कर रहा है, ठीक है ना? तो इसको पता कैसे चलेगा? आई डोंट थिंक एनी ऑफ दिस इज गोइंग टू पे ऑफ। जैसे आपने बताया कि अगर बताने वाले भी है तो देयर इज अ वॉल व्हिच ही एग्जैक्टली, तो वो वॉल क्रिएट कर देता है, तो कोई बताता नहीं है इसको, तो बस चमचागिरी का जमाना रहा जी। तो ऐसे ही होते रहेगा। अब आप देख लीजिए, ये इस बंदे के सर में है कि भारत जोड़ो यात्रा के वजह से ही कर्नाटका में जीत हुई थी। कर्नाटक में जीत उस वजह से नहीं हुई थी, बस इस वजह से हुई थी कि जो उन्होंने वो जो चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट डाला था, गौड़ा नहीं था, पता नहीं उसका नाम क्या था, सच एन इररेलेवेंट मैन, यू डोंट इवन रिमेंबर हिज नेम। बीजेपी ने डाला था, और उसके खिलाफ 2 स्टॉलवर्ट कांग्रेस लीडर थे, शिव कुमार और सिद्धरामैया, जिसका नाम सब जानते हैं। और फिर क्या था कि इतना अनपॉपुलैरिटी भी था गवर्नमेंट का, तो इस सिचुएशन में कर्नाटका आप जीत गए हैं, पर इसको लग रहा है कि भाई मैंने भारत जोड़ो यात्रा किया, इसी वजह से जीते हैं। अब इसी वजह से ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में क्या हुआ आपने देख ही लिया। सब उस पे पता नहीं क्या क्या फेंके जा रहे थे। झारखंड, छत्तीसगढ़, अभी मध्य प्रदेश, पता नहीं यूपी में कहाँ जा रहा है, आई डोंट नो व्हाट द रूट इज। नहीं तो उसको प्रेस अटेंशन जा रहा है, ना ही तो कोई कवरेज मिल रहा है, ना ही तो उसका तो अमेठी में देखा क्या हाल हुआ था ना। अमेठी में उसी के कंस्टिट्यूएंसी में पैसा देकर भी लोग नहीं आए थे उसको देखने के लिए। आई डोंट थिंक ही रियलाइजेस दैट। इट्स हाई टाइम ही शुड। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच में कैसा बंदा है, नाउ अज्यूम कि इससे कोई ग्राउंड पे ये भावना चेंज हो रही है, उसको बीच में छोड़ के वो कैम्ब्रिज में जाता है स्टूडेंट लोगों से बात करने। भाई कैम्ब्रिज में स्टूडेंट लोग, हिंदुस्तान में इलेक्शन का क्या फर्क पड़ने वाला है? 100 लोगों से आप बात करोगे, ठीक है, 500 ही मान लो उधर थे, 500 वोट्स कहां किस कंस्टिट्यूएंसी में चेंज किया है? He's got wrong priorities. इसको पता नहीं है कि क्या ये हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। गलत पर आप अगर हर पुराने जमाने की बात कर रहे हो, मेरे दादा, मेरे नानी, भाई सब तेरे दादी नाना भूल गए, ठीक है। कास्ट नोबडी केयर्स अबाउट इट एनीमोर, ठीक है। मोदी देखो किस चीज के बारे में बात कर रहा है, विकसित भारत, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, सबके घर में बिजली, सबके घर में टॉयलेट, नेक्स्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ, दिस एंड दैट। यार लोग नेगेटिव मैसेज को तब मानते हैं जब असली में कुछ नेगेटिव हो रहा हो, ठीक है ना। तो
आपका कैंपेनिंग कांट टर्न समथिंग पॉजिटिव इनटू समथिंग नेगेटिव. करेक्ट. बट ये जो भारत न्याय जोड़ो यात्रा ये कर रहे हैं, जो मणिपुर से शुरू हुई, तो इसमें न्याय किसको मिल रहा है क्या, या फिर ये सिर्फ माइनॉरिटी के कोई अट्रैक्ट करना चाहते हैं या इसी पे खेलना चाहते तो हैं? यही तो कोई समझ नहीं पा रहा है. जब हमारे साथ अन्याय ही नहीं हुआ है, हाँ. तो न्याय क्या, किस चीज का किस न्याय चीज का देने न्याय? वाले हो? और अगर किसको न्याय न्याय मिलेगा? देने भी वाले हो, 55 साल तुम्हारे खानदान ने सरकार चलाई, उसमें तो तुम दे नहीं पाए जी. तो अब कौन सा बड़ा देने वाले हो? ठीक है ना. बट अंडरस्टैंड, इसका जो सेल्फ अवेयरनेस है इतना कम है. ही डजंट इवन रियलाइज व्हाट अ मॉक, ही इज मेकिंग अ जोक ऑफ हिमसेल्फ. He is a joke. He's a walking talking joke. आजकल ना, पहले जोक पूरा 3-4 लाइन बोलना पड़ता था. आजकल किसी को रास्ते पे जाके बोलो भाई राहुल गांधी, इमीडिएटली करके हंसना शुरू कर देते हैं. What do you do? I mean, but he thinks he's a great intellectual. बीजेपी अब की बार 400 पार कर जाएगा. एनडीए 400 पार तो कर जाएगा. 2/3 मेजोरिटी दिस बार ऑलमोस्ट गारंटीड. जी. आई थिंक अभी तक राम मंदिर का यूफोरिया नहीं गया है. और इनका इलेक्शन जो मशीनरी है ना, एकदम शार्क्स की तरह है. मर्सिलेस, डजंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड. वो 2004 का गलती फिर से रिपीट नहीं करेंगे. 2004 में सब मानते हैं शाइनिंग इंडिया कैंपेन के वजह से ये हुआ था, नहीं हुआ था. आरएसएस ने आके कैंपेन नहीं किया था, इसीलिए इलेक्शन हार गए थे. और उस टाइम वर्कर का रेशियो था 1:1.5 आरएसएस टू बीजेपी. इस बार जो रेशियो है, इट इज मोर लाइक 30:1 बीजेपी टू आरएसएस. जी. एंड एनीवे आरएसएस वो गलती फिर से नहीं करने वाला है, तो इस बार आके पूरा कैंपेन कर रहे हैं इनके लिए. एंड ये बहुत, जब इलेक्शन की बात आती है, बहुत अनइमोशनल है. जिनका विनिंग का चांसेस नहीं है या थोड़ा सा भी डाउट है, निकाल देते हैं एंड श्योर फायर कैंडिडेट. जो इनका जो इलेक्शन मैथमेटिक्स इतने ध्यान से करते हैं, एज अपोज टू से कांग्रेस जिसको इसको अच्छा लगे, जो इसका चापलूसी सबसे अच्छा करता है, उसको टिकट मिलता है. आप राज्यसभा देख लीजिए. पहले राज्यसभा उसी को दिया जाता था जो बहुत बड़े ये कारोबारी थे या सेलिब्रिटी थे या ये सब थे, जिनको इलेक्शन नहीं जीतना आता था. आप मेरे को ये बताइए, जया बच्चन इतनी बार एसपी की सांसदा बनी हैं राज्यसभा में, इनका फायदा वोट में किसको मिला है? Has she been able to change a single election in this thing? अमिताभ बच्चन himself was a failure in the लोक सभा. और उसके बाद उसके करियर को भी ये बहुत नुकसानी पहुंची. फिर जब ये कौन बनेगा करोड़पति शुरू हुआ, तभी उसका करियर, फ्लैगिंग करियर फिर से ये होना शुरू हुआ. तो इसका कोई ये नहीं है. अब आप देखिए राज्यसभा में कैसे कैसे लोगों को नॉमिनेट किया जा रहा है. बीजेपी की साइड से आपने उन लोगों का नाम सुना ही नहीं होगा, पर वो हर क्षेत्र में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उनका नाम किसी ने सुना नहीं होगा. जो कांग्रेस के राज्यसभा कैंडिडेट हैं, जो भी यहाँ मीडिया प्रॉप अप करता है, उनको ये बना देते हैं. भाई इमरान प्रतापगढ़ी का कितना वोट ला पाएगा वो तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं. कोई शायरी सुन के वोट देता है क्या? Exactly. हाँ, पर उसको part-time people, like, why are क्योंकि वो चापलूस है. आपको पता है जो टर्म पप्पू जो इस्तेमाल हुआ है राहुल गांधी के लिए, उसको इन्वेंट किसने किया था? इमरान प्रतापगढ़ी ने किया था. You can check your sources on this. इमरान प्रतापगढ़ी coined the term पप्पू for राहुल. Okay. इमरान प्रतापगढ़ी को आप महाराष्ट्र की सीट से ये कर रहे हो, उसका और महाराष्ट्र का क्या लेना देना यार? फिर एक और बंदे को तुमने लिया जो वैसे भी जोकर था टीवी पे, कुमार केतकर नाम का. ठीक है, वो जब से बना है ना ही तो टीवी पे आया है, ना ही तो उसने पार्लियामेंट में मुंह खोला है. बस अपना राज्यसभा का बंगला लेके दिल्ली पे बैठा है चुपचाप. उसका राज्यसभा मिल गया, बस अब पेंशन फॉर लाइफ, एंड ऑफ स्टोरी, ही इज फिनिश्ड. आप इसको मेरा कुत्ता बहुत अच्छा लगता है, इसको राज्यसभा एमपी बनाओ. इसने मेरे कुत्ते को बिस्कुट खिलाया, इसको एमपी बनाओ. ये ऐसे ही इनका राज्यसभा का डिसीजन होते रहता है. देखिए जो अभिषेक मनु सिंघवी थे, अभी उनका हिमाचल में जो डिफीट हुआ था, अभिषेक मनु सिंघवी इज वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल यू एवर मीट. अब टीएमसी ने उनको फिर से बोला था कि अगर आपको फिर से जाना है, हम फिर से ये करेंगे.
पर कांग्रेस ने बोला नहीं नहीं नहीं, आप हिमाचल में आ जाओ, हम ये कर देंगे। आप भाई उतना भी डिसिप्लिन नहीं रखते हो कि जहां आप मेजॉरिटी में हो आप में एक राज्यसभा सीट हार गए। सो ये जो है इनका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है कंपाउंड फेलियर है इनका। कांग्रेस में अब कोई बचा ही नहीं है, रैंक एंड फाइल कांग्रेस वर्कर 1-2 स्टेट में बचे हैं बस। जी। दूसरी बात क्या है कि इतना अनइंस्पायरिंग लीडर है आपका जो फुट एंड माउथ डिजीज का मरीज है बेचारा। तीसरा कोई उसको सीरियस ही नहीं लेता है। भाई गोविंदा के लिए एक बार सीट मिला था, उसके बाद तो सीट नहीं मिला ना। तो ये भाई गोविंदा, ही मेक्स गोविंदा लुक सीरियस। राहुल मेक्स गोविंदा लुक लाइक अ सीरियस कैरेक्टर एक्टर। इसको कौन वोट देगा आप मेरे को बताओ। करेक्ट। खुद अपनी कंस्टिट्यूंसी हार गया अमेठी, इस बार रायबरेली हारने वाले हैं। गए यस, बट गए नहीं इन द सेंस कि दे विल कंटिन्यू टू कंट्रोल द पार्टी। they will and they'll destroy the Congress. नाम बनाए रखना है ना, कहीं ना कहीं वो दबदबा तो रखना ही है इसलिए। बट जैसे इलेक्शंस की बात हो रही है तो क्या नोटेबल शिफ्ट आप देखते हैं इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, हम एस्पेक्ट्स की बात करते हैं या रिलीजियस एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, तो बीजेपी की वजह से व्हाट आर द नोटेबल शिफ्ट्स दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड? सर्विस डिलीवरी इज मच बेटर। लोग ब्यूरोक्रेटिक हरासमेंट कम नहीं हुआ है, पर ब्यूरोक्रेटिक रिश्वत लेना कम हुआ है। रिश्वत अभी कम भी हो गया? क्योंकि अब फेसलेस असेसमेंट है हर चीज का। बंदा आके इंस्पेक्ट करके जब आएगा, जब एक पर्सनल ये होगा तभी वो पैसा निकाल पाएगा ना आपसे, बिना उसके कैसे निकाल पाएगा। सो देयर इज दैट। जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। राजीव गांधी बोलते थे ना, जो हम हर स्कीम पे जो 100 रुपए लगाते हैं उसमें मैक्सिमम 5 रुपए टारगेट पे पहुंचता है, बाकी 95% लोग खा लेते हैं। अब जो ठीक है 100% तो नहीं पहुंच रहा है, पर 95% अब उधर पहुंच रहा है। मैक्सिमम 5% बीच में कहीं, आई वोंट से ब्यूरोक्रेटिक करप्शन इज गॉन, इट इज स्टिल वेरी मच देयर, सिग्निफिकेंटली सो, बट वो कम हुआ है। जो प्रॉमिस करते हैं वो डिलीवर करते हैं। देर से डिलीवर करते होंगे पर डिलीवर करते हैं। उन्होंने बोला हम 370 निकालेंगे, 370 निकाला। उन्होंने बोला राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाया। बोला है काशी मथुरा बनाएंगे, अब मेरे को पूरा विश्वास है कि वो भी बनाएंगे। मैं भी एक मोदी स्केप्टिक से आया हूं टू बिकम अ मोदी भक्त। जी। इंडिया का जो रोल है एज अ लीडर नाउ, एज अ ग्लोबल लीडर, जब हम देखते हैं तो किस तरह चेंज हुआ है इन 2 टेन्योर्स में? बीजेपी एज अ रूलिंग पार्टी, how what is the difference you see when Congress was there? But it's not because of, I would say, Congress or BJP. मैं बोलूंगा ये देश की जो आर्थिक स्थिति थी उसके वजह से काफी इतना बढ़ाव आया है आर्थिक स्थिति में, उसके बेसिस पे हम अब ज्यादा प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं। पर इसमें दूसरी बात क्या है, देखिए कांग्रेस का एक बहुत डिफीटिस्ट माइंडसेट था। वो हमेशा, जब तक कांग्रेस रही, हम इतने इकोनॉमिक डायर स्ट्रेट्स में थे कि उनका हमेशा ये इंटरनेशनल भिखारी का जो माइंडसेट था ना, हर चीज में अपॉलोजेटिक होने का। इट वाज देयर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कांग्रेस, थ्रू आउट। पर जब मोदी आया है तब से वो डिफीटिज्म चला गया है। वो जो कॉन्फिडेंस है ना, कर दिया है, कॉन्फिडेंस आ गया सब में। वो कॉन्फिडेंस जो आ गया है उससे बहुत मिला है। देखिए कई सारी चीजें हैं, जैसे मोहम्मद बिन सलमान जो जितना प्रो इंडिया पॉलिसी रख रहे हैं, और जो एमिरेट्स के जो रूलर मोहम्मद बिन जायद हैं, उनका जो प्रो इंडिया पॉलिसी है वो ठीक है, थोड़े एक्सट्रीमिस्ट फैक्टर से वजह से हुआ है, पर कई सारा पर्सनल फैक्टर की वजह से भी हुआ है। क्योंकि नंबर 1, मोदी इज अ वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर जो जाके पर्सनल इक्वेशन स्ट्राइक कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, इनको पता है मोदी इलेक्शन के बाद इलेक्शन जीतने वाला है, तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तीसरी बात क्या है, मोदी ये पर्सनल जो रिलेशनशिप है उसको निभाता भी है। आपको याद है जब वो यूएई प्रिंसेस भाग के गई थी, हमारे नेवी ने उसको पकड़ के वापस दे दिया था। और MBZ एक किस्म से MBS के मेंटोर हैं। अब उनमें थोड़ा सा तनाव हो रहा है, आई डोंट नो, बट दे आर जनरली वेरी प्रो इंडिया इन दैट सेंस।
और इसमें चौथी बात क्या है कि भाई इस बंदे का विजन है कि वो जाके सब इसके मजाक उड़ा रहे थे, भाई तू कितना फॉरेन ट्रिप क्यों ले रहा है, फॉरेन ट्रिप क्यों ले रहा है. इट वाज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें क्या होता है, देखिए जब आप चीन की तरह पावरफुल इकोनॉमी नहीं है तो आप लोगों के से मिल मिलकर ही रिश्ता पैदा कर सकते हो ना. आपने जो पेंडिंग फॉरेन ट्रिप्स थे यूपीए के टाइम में 300-400 हो गए थे जहां आपने रिटर्न विजिट नहीं किया था. और कोई आपके घर आए उनको भी आपको उनके घर जाने का बनता है. इंटरनेशनल ऐसे घर में नहीं बनता है, बट तो ये होता है. तो वो पूरा जो बैकलॉग था फर्स्ट टर्म में मोदी ने खत्म किया. इस बार ही डजंट गो अब्रॉड एज मच, क्योंकि वो बैकलॉग खत्म. ये कोई घूमने का शौक नहीं है. This has to be done. समझते थे. Exactly. वो टिप्पणी तो करते ही थे कि कितनी फॉरेन ट्रिप्स हो रही है. पर समझते नहीं थे क्यों किया जा रहा है. ठीक. सो यू नो फॉर एग्जांपल मिस्र में जब सुएज कनाल का जो दूसरा नया कनाल बना था उसके ओपनिंग में एक हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए था. क्योंकि जब वो मुस्लिम ब्रदरहुड का जो प्रेसिडेंट बना था उधर सीसी के पहले, आई फॉरगेट हिज नेम नाउ, वो इंडिया स्टैंड अलोन ट्रिप पे आया था. पाकिस्तान के साथ नहीं मिला था, स्टैंड अलोन ट्रिप पे आया था. और मिस्री ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई हमारे प्रेसिडेंट के लिए इतना इंपॉर्टेंट चीज है, तुम कम से कम एक प्रधानमंत्री को तो भेजोगे. नहीं, हमने वाइस प्रेसिडेंट को भी नहीं भेजा, वाइस प्रेसिडेंट को भेजा. बहुत गुस्से में थे. बट देन मोदी वेंट हिमसेल्फ टू इजिप्ट, राइट. तो सब इसका मजाक उड़ते हैं, भाई तू चपिया पपिया करता है एंड ऑल ऑफ दैट. पीपल डोंट रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज. और वो हर बंदे को चपिया पपिया देते हैं. ऐसे नहीं गोरे इंपॉर्टेंट लोगों को करते हैं और काले लोगों को नहीं करते हैं. इस बार कोमोरोस भाई देखो साउथ दिल्ली का साइज का है. दिल्ली भी का, आई मीन ठीक है, आई एम एग्जैजरेटिंग, बट आप समझ रहे हो, एक बूंद है, बूंद सागर में एक बूंद है. उसके प्रेसिडेंट को भी जब इस G20 का समिट हुआ कितना बड़ा झपिया पपिया दिया. पापुआ न्यू गिनी में जाके कितना बड़ा झपिया पपिया दिया. आपको पता है पापुआ न्यू गिनी के साथ हमारे संबंध बस 10-15 साल पुराने हैं. 15 साल पहले जब पापुआ न्यू गिनी के पहले एम्बेसडर MEA में आए थे, आपको पता है किस डेस्क पे भेजे गए? पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के पास है. ठीक है. सो टेक्निकली इट शुड कम इनटू द साउथ एशिया और ओशियानिया डेस्क. करेक्ट. उन्होंने बस उस MEA में MEA की बात कर रहा हूँ, हु शुड नो फॉरेन पॉलिसी. फर्स्ट पापुआ न्यू गिनी एम्बेसडर टू इंडिया, उन्होंने देखा भाई तू काला है एंड दे सेंट टू द अफ्रीका डेस्क. ये था हमारा फॉरेन पॉलिसी. तो जो रिगर आया है फॉरेन पॉलिसी में, जो फोकस है फॉरेन, देखिए फॉरेन पॉलिसी ना एक किस्म से पौधे की तरह है. आप 10 दिन उसको पानी डालना छोड़ देंगे, ठीक है, 1-2 दिन छोड़ देंगे, नो प्रॉब्लम. 10 दिन आप पानी डालेंगे, पौधा मर जाएगा. ये इन्होंने तो पानी डालना ही छोड़ दिया था. सो ऑल ऑफ दैट हैज बीन रिवाइव्ड. सो इट हैज बीन अ वेरी सिस्टमैटिक कंसिस्टेंट एफर्ट. काफी सारे एक्सट्रेनियस भी है, पर उस एक्सट्रेनियस चीजों का फायदा भी उठाना चाहिए ना. अगर कोई डिस्काउंट दे रहा है, देखिए अगर नीता अंबानी, नीता भाभी जो ये पहन रही थी, वो क्या वो 600 कैरेट का जो एमरल्ड पहनी थी, अगर ठीक है अब वो बिक रहा है 500 करोड़ का, हम में से आपके पास पैसा है? आपके पास पैसा है? नहीं, मेरे पास तो नहीं, उतना तो नहीं है. मैं नहीं खरीदूंगा. पर अगर नीता भाभी अभी इस कमरे में आई और उन्होंने बोला, राबिया बेटी, अभिजीत बेटा, मैं इसको अभी 1000 रुपए के लिए तुम दोनों के बीच में बेच रही हूं. हमें भी बुद्धि होनी चाहिए. हाँ मैडम, ये लो 1000 रुपए अभी इसी वक्त दे दो मेरे को. अगर हम बैठ के इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, जिसका जितनी आबादी उतना हक, नीता भाभी भी रूठ के चली जाएंगी ऑब्वियसली. तो ये so this is it. You also need a person who makes the best of the opportunity. क्या आने वाले 10 सालों में इंडिया तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है? What is your prediction? I think PPP terms में हम already हैं ना शायद, but हाँ बनने तो वाले ही हैं. I don't agree कि हम विकसित भारत इतना जल्दी बनेंगे. शायद 2050 maybe. I'm still not entirely optimistic on that score.
क्योंकि जो विकसित भारत बनने के लिए जो लेबर रिफॉर्म्स चाहिए, जो लैंड रिफॉर्म्स चाहिए, जो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स स्पेशली जो चाहिए, और जो ये माइंडसेट है जहां ब्यूरोक्रेट्स देखिए फेसलेस हो गया है पर हरासमेंट कम नहीं हुआ है, रिश्वत लेना कम हुआ है पर हरासमेंट नहीं कम हुआ है। वो जो हरासमेंट का जो माइंडसेट है रेगुलेटर में, हर चीज में, जुडिशियल रिफॉर्म्स के बगैर हम नहीं हो सकते। तो जब तक ये पांचों चीजें ना होएं तब तक विकसित भारत बनने का नहीं है। बट आई बिलीव वी आर ऑन द राइट ट्रेजेक्ट्री। ओके, सो जब हम ग्लोबली बात करते हैं इन 2024 हाफ ऑफ द वर्ल्ड इज गोइंग टू वोट, करेक्ट? तो आप कौन सा ऐसा ग्लोबल शिफ्ट देखते हैं जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालेगा अभी? ऐसी कोई ग्लोबल शिफ्ट नहीं है। मेरे को तो लगता है कि we're heading for a systems of systems collapse। कई एक बार ऐसा होता है कि पूरा सिस्टम ही collapse हो जाता है। जैसे कि आप देखोगे 1177 BC में, यानी कि यीशु के 1100 साल पहले ब्रॉन्ज एज collapse हुआ था, जिसमें क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश कम होना शुरू हुआ था। तो बहुत सारे जो प्राचीन सभ्यताएं थी वो कोलैप्स हो गए, बहुत ही कम रिकवर कर पाए। जैसे कि मिस्र इतना बड़ा एक सभ्यता था 1100 BC में, 1100 BC के बाद आयरन एज में वो उतना बड़ा पावर रहा ही नहीं। ठीक है ना? तो ये सब जो चीजें हैं, इसे ये जो फिनोमेनन होता है वो एक सिस्टम्स कोलैप्स कहा जाता है। उससे कई सारे बुरे चीजें आते हैं, कई सारे अच्छी चीजें आते हैं। पर अभी का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो इतना, देखिए, एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है और एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस क्या है कि सब, जैसे हमने बात किया था, अमेरिका हाइपर पावर है, सुपर पावर नहीं, हाइपर पावर है। सब चीज अमेरिकन इकोनॉमी पे इतना निर्भर है। और जब अमेरिकन इकोनॉमी का डेट टू इक्विटी रेशियो, अमेरिका अगर अपना पूरा देश भी बेच दे आज, इतना पैसा नहीं है कि वो अपना कर्ज चुका सके। कई दुगना तिगना हो गया है वो। तो इस स्थिति में फाइनेंशियल कोलैप्स तो होना ही है, पता है, पर एक इंस्टीट्यूशनल, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स भी होना है। क्योंकि देखिए, लेफ्ट ने इतना कैप्चर कर रखा है ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को कि ये कहते हैं ना ग्लोबल कंसेंसस, ये बहुत डेंजरस होता है। क्योंकि जब आप कंसेंसस बनाते हो, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको उस कंसेंसस को मानते नहीं है। और क्या होता है, कई जगह वो कंसेंसस होगा, पर कई ऐसे, जैसे देखिए हिंदुस्तान में कंसेंसस बन गया, ठीक है, पर तमिलनाडु में वो कंसेंसस नहीं बना, इसीलिए उधर कोई भी नेशनल पार्टी नहीं आ पा रही है पिछले 40-50 साल से। रीजनल पार्टी आ पा रही है क्योंकि उनका जो कंसेंसस है वो नेशनल कंसेंसस से अलग है। तो दिल्ली का क्रेडिबिलिटी ही कभी नहीं था मद्रास में। इसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी। तो ये जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस, जितना ज्यादा ग्लोबल कंसेंसस बनते रहेगा, उतना ज्यादा ये जो लैक ऑफ कंसेंसस का जो बबल होता है वो बढ़ते ही रहेगा, बढ़ते ही रहेगा, बढ़ते ही रहेगा। और वो भी, और जब फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स होगा, उसका जो प्रभाव पड़ेगा, जो इस पे पड़ेगा, डॉलर तब भी अगले 40-50 साल के लिए तो इंपॉर्टेंट रहेगा, अनलेस से कि कोई ओवरनाइट मीटियोर आके जैसे डायनासोर को खत्म कर दिया, वैसे आई मीन दैट आई डोंट नो इफ दैट्स गोइंग टू हैपन। बट शॉर्ट ऑफ दैट, ऐसे ही ये जो क्राइसिस पाइल हो रहे हैं एक के ऊपर एक, उसी से ही मेरे को ये जियोपॉलिटिकल शिफ्ट लगता है अगला आएगा, होगा, है ना? व्हाट इफ जो बिडेन रिटर्न्स, अगर इनका ये आ गए, तो किस तरह से इट विल शेप द ग्लोबल फॉरेन पॉलिसी, डायनामिक्स कैसे चेंज होंगे? बाइडेन जब तक है तब तक जो अभी हो रहा है वही चलते आएगा, पर ट्रम्प अगर है, मैं मानूंगा कि यूक्रेन में कोई सीरियस डीएस्केलेशन होगा। वो मानेगा कि भाई ये जीतने वाला युद्ध नहीं है। तो जैसे उसने कई सारे डेड वेट को पता नहीं क्या कहते हैं, जो लायबिलिटीज हैं, जो लायबिलिटीज राइट ऑफ करते हैं ना, वो कई सारे लायबिलिटीज राइट ऑफ कर देगा। अब देखिए, इसमें भी एक बहुत ये है, अगर आप जाके यूरोप में बोलोगे ट्रम्प या बाइडेन, लोग
हंसेंगे, बोलेंगे ट्रम्प इतना घटिया था, ये था वो था, बाइडेन सबसे अच्छा है। आप एशिया में जाके पूछो, जापान में, कोरिया में, सिंगापुर में, इधर सब ट्रम्प की सराहना करेंगे, बाइडेन पे थूकेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रम्प जो बोलता था हमको एशिया फोकस करना है, चाइना पे फोकस करना है, वो निभाता था। जो बाइडेन कहता है उसका अभी भी ये यूरोसेंट्रिज्म जिसे कहते हैं ना, हर चीज यूरोप के दृष्टिकोण से देखना, वो इसमें बहुत ज्यादा है। वो मानता है कि यूरोप ही दुनिया का सब कुछ है। यस, उनको काफी कुछ पता है यूरोप के। सो ट्रम्प विल बी बेटर फॉर अमेरिका, पर वो ट्रम्प को जीतने कुछ भी करेंगे, जो घोटाला करना है करेंगे, जितना इलेक्शन चोरी करना है करेंगे, पर वो ट्रम्प को वापस आने नहीं देंगे। जी, एज अ नेशन हमें कुछ मेकशिफ्ट्स की उम्मीद रखनी चाहिए हमारे आने वाली सरकार से, जिस तरह चाइना इज ग्रोइंग उनका इन्फ्लुएंस एंड एक्सपैंडिंग इट्स बाउंड्रीज। तो देखिए, इसीलिए मैं मानता हूँ, आई डोंट थिंक द गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे इतना सीरियस हुआ है, एटलीस्ट सिक्योरिटी प्रोडक्शन पे, इंडस्ट्रियल लाइंस पे, एंड इवन इन जनरल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पर आई थिंक वो बदलेगा। वो इंतजार कर रहे हैं थर्ड टर्म के, जब रिफॉर्म्स होंगे, शायद होंगे, शायद नहीं होंगे, आई डोंट नो, इट माइट आल्सो बी अ डैम स्क्विब। आई पर्सनली फील कि अब जब मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि बंदा जो प्रॉमिस करता है डिलीवर करता है, तो थर्ड टर्म में ऑब्वियसली होगा ही, उछाल से होगा, कुछ तो होगा। एंड उसके बाद वो सीरियसनेस सिक्योरिटी पर भी आना शुरू होगा। आई थिंक कि वेरी फैक्ट कि अब डीआरडीओ को हर 15 दिन प्राइम मिनिस्टर के आगे बैठ के अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना होता है, दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ सीरियसनेस। अब आप पूछेंगे 10 साल क्यों नहीं किया, अब 10वें साल पे क्यों कर रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग, नो, एटलीस्ट ही स्टार्टेड टेकिंग इट सीरियसली, या ग्रेट। सो मैं मानता हूं कि पहले आर्थिक, देखिए, अगर आप एक पेंट ब्रश लेंगे, लाल रंग में डुबाएंगे और कैनवस पे मारेंगे, इट विल गो फ्रॉम रेड टू पिंक टू व्हाइट। क्यों? क्योंकि सरस्वती विद्या है, विद्या से धन बनता है, लक्ष्मी इज पिंक, और दोनों मिलाकर ही पावर बनता है, विच इज दुर्गा, विच इज रेड। ठीक है, उसी की तरह है। विद्या हमारे लोगों में काफी है अब, और हमको ये चाहिए, धन चाहिए। जब वो बनता है तभी असली सुरक्षा मिलता है, और उस सुरक्षा, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ लॉन्ग पेनफुल प्रोसेस। आई थिंक हम मूवमेंट कर रहे हैं उसकी ओर। डब्ल्यू जी, जिस तरह चाइना अपने मैप्स को लेकर स्ट्रॉन्ग एविडेंस बता रहा है कि यू नो दे वांट टू ऑक्यूपाई इट्स लैंड, तो इज दिस द राइट वे? बिकॉज post those era there have been invaders, treaties and what not, उस हिसाब से तो इंडिया कहाँ तक फैला हुआ है। बिल्कुल, तो इसी से मेरे को डर लगता है। देखिए, मैं मानता हूँ शी जिनपिंग इंडिया का सबसे बड़ा दोस्त है और सबसे बड़ा एनिमी भी है, क्योंकि असली में वो एक राहुल गांधी किस्म का मूर्ख है। जैसे हमने डिस्कस किया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें कुछ सब कुछ फेल होने वाला है, वो उनको इकोनॉमी को नीचे टान कर ही रहेगा चीन के। उतना ही खतरनाक है एक कुत्ते जिसको रेबीज है, क्योंकि जितना भी वो जब ठीक था वो पहचानता था आपको और कभी भी आपको काटता नहीं था, जब रेबीज लग जाता है किसी को तो वो कुत्ता भी काटेगा आपको। ठीक है, शी जिनपिंग उसी की तरह है, उसको रेबीज लग गया है, बहुत खतरनाक है, और राहुल गांधी की तरह ही खतरनाक है, और कुछ करने की क्षमता भी रखता है। राहुल गांधी कुछ करने की क्षमता नहीं रखता है, शी जिनपिंग क्षमता रखता है। तो एक किस्म से जो उसने चाइना के बर्बादी का जो बीज बोया है, उसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, पर जो वो हिंदुस्तान को शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं उससे मेरे को डर भी लगता है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि कम से कम देर आए पर दुरुस्त आए। अब जो कर रहे हैं थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी संभाल पाएंगे रशिया और चाइना का जो गठबंधन होने वाला है? बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं अभी भी काफी अच्छी तरह से संभाला है कि इतना हम पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा था 22 में जब यूक्रेन का इन्वेजन हुआ था, उसके बावजूद
मोदी ने देखा कि भाई हम उन दबाव में आके रूस के साथ अपना संबंध कम ना करें, ज्यादा गहरा हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब चीन के साथ दे आर अ वेरी क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर, पर उसका क्या करेंगे अभी ये देखना है, क्वेश्चन मार्क है, बिग क्वेश्चन मार्क। सो इट इज अ डेंजर। प्रॉब्लम क्या है कि देखिए यूक्रेन को भी जो सप्लाईज दे रहे हैं वो घिसे पिटे सप्लाईज दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे तो चल नहीं सकता है, ठीक है। तो रूस हमको क्या सप्लाईज दे पाएगा जब वो खुद यूक्रेन में फंसा हुआ है, जब सब उसके सप्लाईज उधर जा रहे हैं, वो भी हमको क्या दे पाएगा। सो इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन राइट नाउ। अगर मेरे को डर लगता है वो इसी से डर लगता है, इस सिचुएशन से। जी, बीजेपी एंड आरएसएस जब हम इनकी बात करते हैं तो दे हैव रिस्टोर्ड द भारतीय एसेंस जो अंधेरे में जा रहा था, द करंट ज्ञानवापी मस्जिद का जो मैटर है। हाउ विल इट अफेक्ट द डायनामिक्स ऑफ मुस्लिम्स इन द अपकमिंग इलेक्शंस? आई डोंट थिंक इट अफेक्ट्स मुस्लिम्स एट ऑल। मैं बताता हूँ क्यों। देखिए मुस्लिम को क्या इफेक्ट करता है, इधर मस्जिद बना उधर मस्जिद नहीं बना, आई डोंट थिंक ये क्या है। देखिए हिंदुस्तान के दो मुस्लिम पॉलिटी हैं, सुन्नी पॉलिटी और शिया पॉलिटी। जो शिया हैं आप देखिए वो बहुत अमीर हैं इस देश में, दाऊदी बोरा, इस्माइलीज, ये सब दे आर द रिचेस्ट कम्युनिटीज इन द कंट्री, ठीक है। उनका आजकल ज्यादातर इवन द जो जाफरी हैं, जो ईरान के डिनोमिनेशन वाले शिया हैं, जो लखनऊ में बहुत ज्यादा हैं और कारगिल में बहुत ज्यादा हैं, वो भर भर के मोदी को वोट करते हैं, बीजेपी को वोट करते हैं, क्योंकि वो पैसे वाले हैं, वो दंगे फसाद में मरने वाले नहीं हैं, उनको दंगा फसाद अच्छा भी नहीं लगता, उनको पैसा धंधो करते हैं ना गुज्जू में, तो वो करना है। एंड दे आर वेरी हैप्पी विद मोदी, क्योंकि उनका धंधा अच्छा चल रहा है, उनके कम्युनिटी लीडर्स का मोदी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। जहां भी मोदी जाते हैं ये भोरी और इस्माइली आके सपोर्ट करते हैं, डांसिंग करते हैं, गरबा करते हैं, ये सब करते हैं, वो सब करते हैं। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। जब हम हिंदुस्तानी मुस्लिम प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, हम एक्सक्लूसिवली एक सुन्नी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। और वो सुन्नी प्रॉब्लम क्या है कि जो इंडियन सुन्नी पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान की सुन्नी की पॉपुलेशन की तरह है, जहां चंद जो जमींदार लोग हैं जो इंडस्ट्री भी चलाते हैं, आर्मी भी चलाते हैं, सब धन दौलत उनका है, सब जमीन भी उनका है। उन्होंने फ्यूडल टाइम्स की तरह ये कब्जा करके रखा था। तो क्या होता था कि कोई भी मुसलमान अगर उसको कुछ चाहिए होता था, स्टेट तो कुछ देता नहीं था, वो अपने लोकल लीडर के पास जाता था और बोलता था आप मेरा ये सिफारिश करा दीजिए, मेरी बेटी का एडमिशन होना है, मेरे बेटे का अस्पताल में एडमिशन होना है, ये आप सिफारिश कर दीजिए। और ये मुस्लिम लीडर का डील होता था कांग्रेस से कि भाई तुम मेरे को राज्यसभा एमपी बनाओ, उसके बदले में तो इन सब का वोट दूंगा मैं तुम्हारे को। और ये फिर मेरे से बोलते थे अरे अभिजीत भाई लास्ट टाइम आपने वोट नहीं किया था, मैं कैसे आपका सिफारिश कर सकता हूँ। तो ये एक सिस्टम बना था, फुल्ली फ्यूडल सिस्टम, जमींदारी सिस्टम ही थी, अर्बन जमींदारी थी, पर थी जमींदारी एक सिस्टम, ठीक है। मोदी ने उसको तोड़ना शुरू कर दिया है। आजकल आपका ये जो मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड है इमीडिएटली 5 लाख का बन जाता है, ठीक है। आपको जाके लोकल मौलवी से भीख नहीं मांगना पड़ता है, बाबा पैसा दे दे या सिफारिश कर दे ताकि फ्री में हो। बिजली आपके घर में ऑलरेडी आ रहा है, आपके घर में आपकी लेडीज टॉयलेट नहीं जा पा रही थी, आपके सबके घर में अब टॉयलेट लग गया है। आप मौलवी के पास फिर से जा क्यों रहे हो, जा ही नहीं रहे हो। तो वो जो फ्यूडल सिस्टम है वो तोड़ा जा रहा है। और सब बोलते हैं कि बीजेपी मुसलमान सांसद क्यों नहीं रखता है, क्यों नहीं रखता है, क्योंकि जब भी वो सुन्नी एक सांसद बनता था वो ये जमींदारी शुरू कर देता था, मैं सांसद हूं, मैं तेरा काम कर दूंगा, तो मेरे पास आ और जैसे मैं बोलूंगा वोट दो। सो इट वाज बहुत एक घटिया सा सिस्टम था जो मोदी ने तोड़ना शुरू कर दिया है। इसीलिए कौन कंप्लेन कर रहा है मोदी के खिलाफ, सब वो सुन्नी जो एलिट्स थे, अंसार लोग,
जो आजकल आके बोलते हैं दिस इज नॉट द इंडिया आई ग्रू अप इन, आई फील अनसेफ। हाँ भाई, तेरा सब जो ये धंधा तू चला रहा था उसको तो बर्बाद कर दिया हमने, तो ऑब्वियसली यू शुड नॉट फील सेफ। द एवरेज मुस्लिम इज फीलिंग वेरी सेफ। इसीलिए प्यू पोल में अगर आपने देखा होगा सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में ही मुस्लिम अपने आप को सेफ मानते हैं। करेक्ट। So that reflects something on the ground. Yes. जो इनका लीडरशिप है वो खुद को अनसेफ मानते हैं, और वो भी कौन सा शिया लीडरशिप नहीं। अगर आप बोरों के सैयदना को जाके पूछेंगे आप हिंदुस्तान में सेफ हो, वो बोलेगा हाँ 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 मैं बहुत सेफ हूँ। पर यही आप जाके एक सुन्नी लीडर को जाके पूछो आप फेस है, नहीं हमारे खिलाफ बहुत अत्याचार हो रहा है। और देखिए ये हिंदी में यही प्रॉब्लम है ना, हम इज बोथ फर्स्ट पर्सन and everyone it represents everyone। आप समझ रहे हैं कि हम वो अपने कौम के बारे में बात कर रहे हैं, असली में वो बस अपने और अपने बैंक अकाउंट के बारे में बात कर रहा है। जी। पर अभिजीत, इनअप्रोप्रिएट स्लोगन के बारे में बात बिल्कुल करते हैं। हाँ? देखिए ये जो बीजेपी सपोर्टर्स करते हैं सेंसिटिव एरियाज में, ऐसा क्यों है? हु इज ऑपरेटिंग बिहाइंड दीज भगवा गूंज? देखिए हर मूवमेंट में एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। ऐसा एक मूवमेंट मेरे को बता दीजिए जिसमें एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, ठीक है। गांधीयन एक्सट्रीमिस्ट भी हैं, ठीक है, कांग्रेसी एक्सट्रीमिस्ट भी हैं। आपने देखा है क्या सब कांग्रेसी बोल रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, ऑल दैट नॉनसेंस। अभी परसों ही हुआ है कर्नाटक असेंबली में, परसों तरसों पता नहीं, मे बी लास्ट हफ्ते हुआ है। इनअप्रोप्रिएट स्लोगन्स सब करते हैं, पर वो ऑड मैन आउट होता है। यू कांट जज द एंटायर पार्टी बाय दैट। ये देख 7 बच्चे हैं, एक बच्चा बिगड़ा हुआ निकला, बाकी 6 क्या बिगड़े हुए निकले। मोदी ने कभी बोला है? नहीं ना। अमित शाह ने बोला है? नहीं। वो क्या बोलते रहता है? सबका साथ सबका विकास। किया भी है ना, करतूत भी देखने को मिल रहा है ना। तो दैट इज इट। सो inappropriate slogans, yes. Should they crack down on it? Do I believe they should crack down on it much harsher? Yes. Will they? No. There's political realities. The point is they're delivering. और इसीलिए आप देखिए ये जो स्लोगन्स मुसलमान के बारे में रेज करते हैं, घटिया स्लोगन्स, वही लोग अगर आप उनको पास बुलाओ और चुपचाप से बात करो, वही बोलेंगे अरे ये मोदी तो मुसलमान निकला, मौलाना मोदी है। इसलिए ये मौलाना मोदी का यही लोगों ने शुरू करके रखा है ना। जो मुसलमान की बुराई करते हैं वही मोदी को मौलाना मोदी मानते हैं। तो ये देखिए ये घटिया सा एक सेक्शन है। घटिया लोगों से देखिए हर घर में टॉयलेट होता है जिसमें सुबह जाके शौच किया जाता है, पर पूरा घर शौचालय नहीं है। हाँ, तो इधर भी 4 BHK में 4 शौचालय होंगे या 5, क्योंकि एक में वो क्या कहते हैं, द गेस्ट रूम, द गेस्ट वॉश और व्हाटएवर जो कहते हैं, ठीक है। तो हमारा बड़ा घर है, हमारा क्या 1.4 बिलियन यानी कि 14 BHK है हमारा। 14 BHK में थोड़ा ज्यादा शौचालय होंगे, पर घर तो शौचालय नहीं बना ना। जी। अभिजीत, पर जर्नलिज्म जो हम कहते हैं एक हमारी डेमोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, लेकिन जिस तरह आजकल के जर्नलिस्ट हम देखते हैं बीजेपी को फुल सपोर्ट किए जा रहे हैं, क्या सच में बिक चुकी है जर्नलिज्म भी बीजेपी सरकार के हाथों? मैं तो ये बोलूंगा कि जर्नलिज्म कब बिका नहीं था। जर्नलिज्म हमेशा सरकार का रखेल रहा है और रखेल रहेगा पहले से ही। कुछ ये कोई नया फेनोमेनन नहीं है, ये मोदी के नीचे नहीं हुआ है। मैं तो बोलूंगा मोदी के नीचे इट इज क्वाइट द रिवर्स, ठीक है। क्योंकि पहले ये सब पत्रकार लोगों को राज्यसभा मिलता था, पद्म भूषण मिलता था। किस जर्नलिस्ट को मिला इस बार राज्यसभा पद्म भूषण? ये सब नहीं मिलता है ना आजकल। हाँ, तो मोदी ये सब नहीं करता है। ये जो सपोर्ट कर रहे हैं, देखिए ये मार्केट का फंक्शन है। जब आपका मार्केट बोलेगा कि भाई मोदी के बारे में कुछ अच्छा बोलो, तो मार्केट उस साइड ही जाएगा ना। वो डिमांड सप्लाई का फंक्शन है। पीपल डोंट वांट टू वॉच अ चैनल। NDTV रोज बुराई करते रहता था मोदी की, उसका मार्केट शेयर कितना था? 1% से भी नीचे था, ठीक है।
सबसे ज्यादा मार्केट शेयर किसका होता था? अर्नब गोस्वामी और नविका का, रिपब्लिक और टाइम्स नाउ के बीच में, जो मोदी की अच्छाई करते रहते हैं। तो देखिए वो जा रहे हैं जहां मार्केट उनको जाने की बोल रहा है, ठीक है। वो बिजनेस चलाते हैं भाई, प्रॉफिट करना है, हजारों एम्प्लॉइज हैं उनके बच्चों के पेट में ये डालना है। मतलब मीडिया ऑलरेडी बिका हुआ है। But see, this is the market. This is not बिका हुआ. There is a difference between बिका हुआ and market. Okay. बिका हुआ ये होता अगर अर्नब गोस्वामी को राज्यसभा सीट मिला होता। बिका ये होता अगर अर्नब गोस्वामी को पद्म भूषण मिलता। बिका ये होता अगर नविका को राज्यसभा या लोकसभा या जो कुछ भी मिलता या मंत्री बनाई जाती। This is not बिका हुआ. This is market dynamics following the market. Okay. ठीक है। Quite the contrary. इसमें ये क्या हुआ है कि एंटी मोदी का भी एक मार्केट निकला है। वो श्रिंकिंग मार्केट है जहां पैसा नहीं मिल रहा है, पर लोग गालियां देते रहते हैं मोदी को और वो बहुत पैसा बनाते हैं। ट्विटर पे जब से ट्विटर ब्लू टिक मोनेटाइज हुआ है उस पे भी बहुत सारा पैसा बना, लोग पैसा बनाने लग गए, बहुत पैसा बनाने लग गए। तो पर वो मार्केट भी श्रिंक हो रहा है, इसीलिए और चिल्ला रहे हैं और लोग उसको ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ हो नहीं रहा है उनका। पर क्या फर्क पड़ेगा, देते रहो गाली। दैट वो तो देते रहेंगे, पर वो सब एंगेजमेंट के लिए गाली है, ठीक है। तो ये है कि मैं ये कभी नहीं मानूंगा। अगर आपको असली में पुराना स्टाइल जो मैं बोल रहा था, आजकल बोलते हैं गोदी मीडिया, ये गोदी मीडिया ये पब्लिक के गोदी में है, कोई पॉलिटिशियन के गोदी में नहीं है। जो असली जो रखेल मीडिया होता था वो अगर असली रखेल देखना है तो टेलीग्राफ नाम का एक न्यूज़पेपर है कलकत्ते में, जो एबीपी का सरकार खानदान चलाता है, उसको जाके देखिए। उस तरह का एक घटिया न्यूज़पेपर जिंदगी में आपने देखा नहीं होगा। ओके। लाल बत्ती इलाका से भी घटिया है वो न्यूज़पेपर, सच में। ऐसा इतना घटिया न्यूज़पेपर, जो भी टीएमसी करेगा कुछ नहीं कंप्लेन करेंगे, एकदम चुप, और हेडलाइन चलाएंगे स्मृति ईरानी पे एंटी नेशनल, पता नहीं क्या क्या बकेंगे। यही इनको हिम्मत होता, स्पीक ट्रूथ टू पावर। इस सरकार खानदान को बोलो जाके ममता के बारे में कुछ लिखने के लिए, जिंदा नहीं बचेंगे वो लोग। तो यही जो टेलीग्राफ है, वो टेलीग्राफ का ऑफिस आजकल में यही हो गया है। One last question. What is your opinion on the oppositions of BJP when we talk about Congress, India Alliance, TMC, DMK? क्या आपको लगता है कि सत्ताधारी सरकार वर्सेस ऑपोजिशन भारत के इंटरनल डायनामिक्स को चेंज करेगा? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ चेंज करेगा, क्योंकि देखिए रीजनली ममता दीदी बहुत पॉपुलर हैं। नेवर फॉरगेट, ममता इज वेरी वेरी पॉपुलर। वी हैव टू बी इटर्नली ग्रेटफुल टू हर कि कम्युनिज्म नाम के एक रोग को उन्होंने मिटाया था बंगाल से, ठीक है। लोग भूल गए हैं कि कम्युनिज्म के नीचे कितना और घटिया था बंगाल। शी इज एक्चुअली अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। ओके, तमिलनाडु में इट्स गोइंग डाउन डाउन डाउन, बट तमिलनाडु में क्या है कि देखिए उधर एक रीजनल दृष्टिकोण अलग सा है उनका। उनका जो तमिल इशू है श्रीलंका में, वो एक बार बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे फॉरेन पॉलिसी में, नाउ इट इज इररेलेवेंट, ठीक है। बंगाल का जो बांग्लादेश के साथ कनेक्शन है, सिंस द बॉर्डर वॉल आ गया है, माइग्रेशन सब कम हुआ है, वो भी थोड़ा इररेलेवेंट हो गया है। पर अगर रीजनल में अगर गया से पॉलिटिकल वेट उधर शिफ्ट हुआ, तो 40 सीट इधर 40 सीट उधर, कैसे वो नेशनल मूड को चेंज कर सकता है? उधर जो हार्टलैंड है वही डिटरमिन करते रहेगा। और जब डीलिमिटेशन होगा, देखिए पिछले 30-40 साल से हमने डीलिमिटेशन नहीं किया है ना, क्योंकि वो वादा दिया गया था कि साउथ अच्छा कर रहा है, इसीलिए आपका हम वी विल नॉट पनिश यू फॉर दिस। बट नाउ डिलिमिटेशन हैज टू हैपन, द नंबर ऑफ सीट्स हैज टू गो अप। पहले हर 10 साल करके बढ़ाते रहते थे, पिछले क्या 30-40 साल में नहीं हुआ है ना। सो दैट हैज टू एंड एट सम पॉइंट, एट विच पॉइंट इवन ये जो रीजनल पार्टी हैं इनका भी ये हो जाएगा। जी, too much of information and I think it helps people. Eye-opening session था। थैंक यू, वेरी काइंड, वेरी काइंड। और याद रखिए मेरा सब जो प्रेडिक्शन आता है 9 out of 10 times गलत होता है। Yes, but we did not do any kind of prediction here. It was just a conversation, what's happening around and you know कि क्या progress हुआ और क्या नहीं। So I hope the audience has enjoyed the conversation. पूरा
पूरा पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा, पूरा एपिसोड ज़रूर देखिएगा. शेयर योर कमेंट्स व्हाट यू लाइक्ड अबाउट द एपिसोड एंड ऑल्सो लेट अस नो कि अभिजीत के साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट का क्या कहते हैं एपिसोड का टाइटल क्या होना चाहिए. करेक्ट, वी हैव अभी से वी शुड बी प्रिपेयर्ड, राइट? सो अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप वॉचिंग लाइफी टॉक्स. थैंक यू वेरी मच. और अगले पॉडकास्ट का मैं आपको 2 ऑप्शंस देता हूँ. एक तो गाली और दूसरा खाना. ठीक है, पर देखिए अगर गाली का होगा और आप मेरे को गाली बकना पे मेरे को गाली बकने देखने आए हो इधर, तो रिमेंबर आई चार्ज 1 लाख रुपी पर गाली. यस, सो आई थिंक विल पे इट और हम वो पॉड ज़रूर करेंगे. सो थैंक यू अगेन. अंटिल नेक्स्ट टाइम देखते रहिए लाइफी टॉक्स.